दोस्तों नमस्कार। मैं भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों मैं आज जो टॉपिक करने वाला हूँ, जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, बेटे उस टॉपिक का नाम है कॉरपोरेट कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग मैं समझता हूँ इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप ये टॉपिक छोड़ के जा रहे हैं तो आप वहां बेवकूफ हैं। आप समझ लीजिए 6 महीने दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आने वाले 1 घंटे के अंदर, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं 15-20 आधे घंटे की क्लास नहीं ले पाऊंगा। 1 घंटे के इस रिविजनरी वीडियो में, मैक्सिमम 1 घंटा, बेटे मूड क्यों खराब कर रहे हो, इस पूरे रिविजनरी वीडियो में आपको सारी बातों से रिफ्रेश कराऊंगा, आपको सारी बातें याद कराऊंगा और आपको प्रेरणा दूंगा कि आप मोटिवेट हो जाएं और इस टॉपिक को करके जाएं। बेटे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग के पेपर में, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बेटे। और 70 में से बेटे 15 से 18 नंबर का हर बार आ रहा है। थ्योरी समझ ले, प्रैक्टिकल समझ ले, ज्यादा प्रैक्टिकल है। और बेटे इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, उसको डिस्कस करेंगे। और बेटे इस पूरे टॉपिक में मैं आपको पता है कितने कंसेप्ट कराने वाला हूं बेटे? 44 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। हद कर दी। आप चेक कर लेना कि आपके टीचर ने आपको 44 कंसेप्ट कराए हुए हैं या नहीं। अगर मान लेते नहीं कराए, कोई घबराना नहीं है बेटे। मेरे YouTube पे वीडियोस देखने, आप फेस टू फेस की क्लासेस पेन ड्राइव में भले ना आए, आप YouTube वीडियोस देखिए और अपने आप 6 महीने बचाइए। तो बेटे 44 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। लेक्चर्स बेटे जो मैं फेस टू फेस में लेता हूँ और पेन ड्राइव में लेता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, बेटे 7 से 8 लेक्चर्स होते हैं, क्योंकि इसमें बड़े सारी बातें समझानी पड़ती है। अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, एक्विजिशन ऑफ अ बिजनेस। तो बेटे 5-6 मुद्दे हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। और बेटे इसमें, इस चैप्टर में मैंने जो थ्योरी के क्वेश्चन लिखे हैं बेटे वो 10 है। और बेटे हम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। और बेटे एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। तो बेटे आइए उस जहां में चल पड़े जहां पर सवेरा ही सवेरा है। अस्मो मां सदगमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया। हे भगवान, मुझे तू उस राह में ले के चल जहां पर ज्योति ही ज्योति है। आइए मेरे बेटे हम शुरू करेंगे कहानी किस्मत की। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं और आप सब देख ही रहे हैं कि आजकल दुनिया हमारी किस तरह से बदल चुकी है। बेटे 1991 ऑनवर्ड्स मेरे देश में चेंजेस आनी शुरू हो गई। बेटे 1947 से लेकर अगर आप इंडिया को देखें गूगल सर्च में, तो बेटे बड़ी थकी हुई इंडिया थी, क्योंकि हम फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कोलैबोरेशंस, फॉरेन जॉइंट वेंचर्स को इनवाइट ही नहीं करते थे। बेटे वो तो 1991 के बाद जब मनमोहन सिंह जी को लगा कि अगर फॉरेन कंपनीज नहीं आई तो हम बिक जाएंगे दोबारा, तो बेटे हमने उसके बाद कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, डीरेगुलेशन। बेटे ये सारे कंसेप्ट्स स्टार्ट कब हुए? 1991 ऑनवर्ड्स। और हमने एक नया कंसेप्ट स्टार्ट किया और उस कंसेप्ट को हमने कह दिया कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। बेटे बेटे आप कभी भी देख लीजिए, इस दुनिया की किसी भी कंट्री में देखिए बेटे, कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी और रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है उसमें कुछ बदलाव। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का एक नया हमारे पेपर में बेटे, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में तो इसके ऊपर पूरा एक सब्जेक्ट है। बेटे कुछ लोग इसको मर्जर अमेलगमेशन बोल देते हैं, लेकिन बेटे मैं उन कुछ लोगों में से नहीं हूं। मैं आपको बताऊं बेटे, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब या तो आपकी ऑपरेशंस में चेंज आ गए, व्हेन देयर इज चेंज इन योर
ऑपरेशंस, आप जो ऑपरेशंस कर रहे हैं वो ना करें, कुछ और करना शुरू कर दें या उसमें कुछ एडिशन कर दें। जैसे अपोलो टायर्स है, टायर बनाता है तो वो गाड़ियां भी बनानी शुरू कर दे, टायर के साथ बैटरी भी बनानी शुरू कर दे, हाँ जी, सीट कवर भी बनाने शुरू कर दे, स्टीरियो भी बनाने शुरू कर दे, या तो उसकी ऑपरेशन में चेंज आए, और या अपोलो टायर्स अपने शेयर कैपिटल में चेंज कर दे। व्हेन देयर इज चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, बेटे जब किसी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में या किसी कंपनी की ऑपरेशंस में चेंज आ जाए तो बेटे हम कहते हैं इट इज नेम्ड एज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। इसका मतलब आपने 11th क्लास से कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग किया हुआ है बेटे। इश्यू ऑफ शेयर्स बेटे, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बेटे, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स बेटे, रीइश्यू ऑफ शेयर्स बेटे, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये सब पार्ट बेटे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का है। ये सारा पार्ट कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे बेटे। चेंज इन ऑपरेशंस का मतलब है आपने अपना धंधा ही चेंज कर दिया, जैसे मर्जर, अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और बेटे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, सब करेंगे बेटे। इस 1 घंटे के रिविजनरी वीडियो में आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये चैप्टर है क्या, और फिर इस चैप्टर में आप ईमानदारी से लगेंगे। आइए बेटे उसी भावना के साथ मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि व्हेन देयर इज अ चेंज, कॉर्पोरेट restructuring, when there is a change in the operations of the activities, बेटे जब बेटे एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चेंज आता है ना, तो बेटे हम कहते हैं उसी का नाम है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। बेटे दुनिया गवाह है, इस दुनिया में जिसकी बड़ी कंपनीज के नाम ले लो आप, टाटा मोटर्स ले लो बेटे, रैनबैक्सी ले लो बेटे, टीसीएस ले लो बेटे, रिलायंस ले लो बेटे, इंफोसिस ले लो बेटे। इस दुनिया में जगह जगह आप देखें सब लोग क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं बेटे। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में मैं कहता हूं जी, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कैन अगेन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बेटे। 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। व्हेन देयर इज नो लिक्विडेशन बेटे, जब कोई भी लिक्विडेशन नहीं होती, एंड व्हेन देयर इज लिक्विडेशन बेटे, जब कोई भी लिक्विडेशन नहीं और जब लिक्विडेशन है। और इसमें हम बेटे 3-4 पार्ट्स लिखते हैं, जैसे अमेलगमेशन, जैसे एब्जॉर्प्शन, जैसे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक गाना आया था, एक लड़की को देखा तो कैसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे गर्मी में एसी की हवा, जैसे सर्दी में धूप की छां। धूप बेटे आपको मैंने फेस टू फेस की क्लासेस में बहुत कुछ बताया। आइए हम उन्हीं एक कंसेप्ट की तरफ चलें और मैं थोड़ा थोड़ा आपके सामने रखूं और आप उसको देखते रहें, ठीक है जी। एक मिनट बेटे, मैं वो स्लाइड एक्चुअली में बंद हो गई। 1 मिनट के अंदर मेरे बच्चे, मेरे बेटे, क्यों मूड खराब करते हो? आओ आओ बेटे, मैं आपके सामने खड़ा हूं और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग के 8 लेक्चर्स की पीपीटीज आपके सामने दिखा रहा हूं बेटे। मैं ये लेक्चर रिविजनरी है, तो मैंने बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। मैंने कहा कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग मींस व्हेन कंपनी रिस्ट्रक्चर इट्स ऑपरेशंस और कैपिटल। आप कुछ भी चेंज करें
उसी का नाम है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो बेटे 11th क्लास से जो आप करते आ रहे हैं वो भी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग थी। अब किसी टीचर को पता नहीं, आप खाली अमेलगमेशन, खाली मर्जर, खाली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग मानते हैं, जो कि गलत है। बेटे आप कंपनीज को देखिए, आप न्यूज़पेपर तो पढ़ते रहते होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप पंजाब केसरी अब नहीं पढ़ते होंगे। बेटे अब दिन आए रे भैया इकोनॉमिक टाइम्स के, moneycontrol.com देखने के, बेटे मिंट पढ़ने के। तो आपको थोड़ा सा पता होगा कि बेटे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स कितनी बार रिस्ट्रक्चरिंग कर चुकी है बेटे, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियों को बदल चुके हैं, ले चुके हैं। सैन्यो, बीपीएल सैन्यो, मारुति, बेटे दुनिया जैसे बदल सी रही है इस समय, ऐसा समझ लीजिए। एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, दो मछलियां छोटी छोटी झुंड बनाकर चल रही हैं। बेटे मर्जर, बेटे एमैलगमेशन, बेटे एब्जॉर्प्शन, आजकल यही कहानी है। तो बेटे फिर मैंने कंसेप्ट क्यों बताया था कि आप इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग। एक कि भाई हमने पुरानी कंपनी को लिक्विडेट कर दिया, और दूसरा पुरानी कंपनी चल रही है। तो बेटे अगर पुरानी कंपनी लिक्विडेट हो गई तो उसमें क्या आएगा, अमैलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, और पुरानी चलती रहे बेटे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बेटे डीमर्जर जो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में हुआ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, डीमर्जर, डीमर्जर दे देखो ना बेटे, एक्विजिशन and other forms of reconstruction, issue of shares, redemption of preference shares, issue redemption of debentures। बेटे भारती ने वॉलमार्ट के साथ अमेलगमेशन किया, बीपीएल ने सैन्यो के साथ किया, क्वालिटी ने वॉल्स के साथ किया, कैलकुलेटर ने वर्लपूल के साथ किया। कुछ ना कुछ तो अलायंसेस इनके रहे। तो बेटे इट इज नथिंग बट कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे कहूंगा कि जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज मिलकर एक नई कंपनी बनाती है, एक नई कंपनी बनाती है, हम कहते हैं इट इज नेम्ड एज अमैलगमेशन। जैसे जैसे आप इलाहाबाद गए होंगे, वहां पे एक तरफ गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी, मैं ऐसे नाम ले रहा हूं इन तीन रिवर्स के, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी मिलकर एक पॉइंट पे मिलती है। उस पॉइंट को कहते हैं संगम। लोग नहाने जाते हैं क्योंकि वो पाप किए होते हैं। बेटे अगली बार पाप दोबारा करने की चार्जिंग पावर ले लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि उस पॉइंट पे एक पर्टिकुलर टाइम पे नहाया जाए जहां पे वो अमैलगमेट हो रही है, अमैलगमेट हो रही है। उस पॉइंट पे अगर आप नहाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जो 12 वर्ष के बाद टाइम आता है, आपके सारे पाप धुल जाते हैं और आप नए पाप करने के लिए चार्ज हो जाते हो। तो बेटे अमैलगमेशन और कुछ नहीं, दो या दो से ज्यादा कंपनीज मिलकर एक नई कंपनी बनाई तो बेटे अमैलगमेशन है। तो कंडीशंस दो हैं, टू और मोर देन टू कंपनीज शुड लिक्विडेट, एंड कंडीशन टू फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी। बेटे एब्जॉर्प्शन, बेटे आपने लाइफ ऑफ द पाई देखी, बेटे आपने टाइटैनिक देखी, आपको मालूम है बेटे बड़ी मछली सागर में छोटी मछली को खा जाती है, इसीलिए तो छोटी मछलियां झुंड बना बना कर चलती है। तो बेटे एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, when one existing company purchases another existing company without any new formation is absorption। तो बेटे आपको मालूम है एक रिवर चाइना से इंडिया होती है और इंडिया से वही रिवर पाकिस्तान जाती है। हमारे इंडिया में उसका नाम है इंडस, और बेटे उस रिवर से के ऊपर तो बड़ी सारी मूवीज बनी है। हीरो इंडिया में होता है, डूब जाता है, पाकिस्तान निकलता है, हीरोइन से प्यार हो जाता है पाकिस्तान में, ऐसी बड़ी मूवीज बनी है। तो बेटे एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है और इसकी कंडीशंस क्या है, लिक्विडेशन ऑफ वन और मोर कंपनीज विदाउट एनी न्यू फॉर्मेशन। आपके सामने बेटे कई बार क्या होता है कि पुरानी कंपनी की गुडविल इतनी खराब हो चुकी होती है, उसके नाम की गुडविल इतनी खराब हो चुकी होती है कि अगर उसी नाम से हम चलें तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो कंपनीज क्या करती हैं, अपना नाम बदल लेती हैं, वही सेम शेयर कैपिटल, सेम शेयर होल्डर्स, सेम एम्प्लॉइज, सेम बिजनेस। तो हम कहते हैं एक्सटर्नल, मैंने अपने कपड़े बदल लिए, बस अंदर से मैं वैसा ही हूं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन।
तो बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अभी देखेंगे क्या कहती है। मैं आपसे ये कहता हूँ बेटे कि अगर किसी भी कंपनी को कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करना हो तो वो क्या करेगी, क्या करेगी बेटे, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, आप कुछ आइडिया दे पाएंगे? सोचिए सोचिए तो बेटे। मैं आपसे ये कहता हूं कि एक कंपनी है, उस कंपनी को कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग मतलब एमैलगमेशन करना है, ऐसा मान लेते हैं। ये कंपनी एमैलगमेट करने के लिए तैयार हो रही है। एमैलगमेशन, एमैलगमेशन जैसे मैंने अभी बताया, when two or more than two companies join together and a new company is formed, it is a case of amalgamation. अब बेटे एमैलगमेशन करना बहुत आसान काम नहीं है बेटे। जो कंपनीज एमैलगमेट हो रही है ना, उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बड़े पापा के पास जाकर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। पापा 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 हम ना इस कंपनी के साथ एमैलगमेट करना चाहते हैं। तो बेटे हाई कोर्ट का जो पापा है, जज है, वो क्या करेंगे बेटे, वो कहेंगे पहले आप क्या करो, अपने क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाओ, शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाओ, प्रेफरेंस होल्डर्स की मीटिंग बुलाओ, और ये सुझाव उस मीटिंग में रखो और देखो कि वो क्या कहते हैं। बेटे उसका कंसेंट मेरे पास लेकर आओ, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि आपको अमेलगमेशन, एब्सॉर्प्शन या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करना है या नहीं। तो मैं मान के चलता हूं कि कंपनी ने ये सारी मीटिंग्स कराई, उनका कंसेंट मिल गया और वो हाई कोर्ट में दोबारा आ गए, तो बेटे हाई कोर्ट आपको क्या करेगा, अप्रूवल दे दे। किस चीज का अप्रूवल, ग्रीन सिग्नल, ठीक है आप एमैलगमेशन के लिए जा सकते हैं। बेटे जैसे ही एमैलगमेशन का अप्रूवल मिलेगा, आपके पास कुछ दिन होंगे और उन कुछ दिनों में आप क्या कर सकते हैं बेटे, एंट्रीज वगैरह पास कर सकते हैं, और उसके कुछ दिनों के बाद इफेक्टिव डेट ऑफ एमैलगमेशन मानी जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे? तो आपके मन में विचार आया, आपने कंपनी से डिस्कस किया, आपकी बात तय हो गई, आपने हाई कोर्ट में अप्लाई किया, उसके बाद मीटिंग्स बुलाई, उसमें से कंसेंट मिला, फिर हाई कोर्ट का अप्रूवल मिला, फिर हाई कोर्ट आपको कुछ दिनों की मोहलत देगा कि आप इतने दिनों में, 30 दिनों में, 25 दिनों में, 2 महीने में फटाफट अकाउंटिंग एंट्रीज पास करो, एसेट्स ले लो, लायबिलिटीज ले लो, जो भी है, और हम उस दिन के बाद से मानेंगे कि आप अब अमेलगमेट हो चुके हो। उसको बोलते हैं इफेक्टिव डेट ऑफ अमेलगमेशन। तो बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम आज की क्लास में जो रिवीजन कर रहे हैं, हम या तो अमेलगमेशन और या एब्जॉर्प्शन और या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की बातें कर रहे हैं बेटे आने वाले 15-20 मिनट। बेटे इसमें 2 कंपनीज होती हैं, एक कंपनी का नाम है वेंडर कंपनी और दूसरी कंपनी का नाम है परचेजिंग कंपनी। बेटे एक कंपनी होती है वेंडर कंपनी और दूसरी कंपनी होती है परचेजिंग कंपनी। या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 की भाषा देखें तो हम इसको कहेंगे कि ये कंपनी होती है ट्रांसफरी कंपनी, और ये कौन सी कंपनी होती है, ट्रांसफरर कंपनी। आराम से बेटे, दिस इज री, दिस इज रर, दिस इज परचेजिंग, दिस इज वेंडर, और मैं कहूं दिस इज एक्वायरिंग कंपनी एंड दिस इज एक्वायर्ड कंपनी। बेटे वो एक्वायरिंग होती है और वो एक्वायर्ड होती है। बेटे आपको मालूम है जब आप प्याज खरीदने जाते हो, आलू खरीदने जाते हो, चाट खरीदने जाते हो, गोलगप्पे खरीदने जाते हो, कुछ भी खरीदते हो, तो आप तो खरीदार हो और सामने वाला बेचने वाला है। बेटे आपको कुछ कंसीडरेशन देनी पड़ती है, कंसीडरेशन देनी पड़ती है। तो मैंने कहा समथिंग विच इज पेड
by purchasing company to vendor to liquidator of vendor is named as purchase consideration. क्या बोलते हैं बेटे? परचेज कंसीडरेशन। तो बेटा बड़ा सिंपल सी कंसेप्ट है। हमारे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग में 4-5 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। पहला स्टेप ये रहेगा बेटे, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन। बेटे हम सबसे पहले ये चीज कैलकुलेट करेंगे कि परचेज कंसीडरेशन कितनी होनी चाहिए। मतलब जो परचेजिंग कंपनी देगी वो कितना करोड़, कितने लाख, कितने बिलियन, क्या क्या देगी, कितना देगी। बेटे उसको निकालने के मेथड्स हैं। पहली बात तो हम ये सीखेंगे, ये हमारा एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, और बेटे आ भी रही है खाली पीसी के ऊपर। और बेटे स्टेप नंबर 2, बेटे जब पुरानी कंपनी को खरीदा जाएगा तो वो कंपनी तो बेटे अब बंद हो जाएगी ना, अब तो बिक गई ना, इसको तो खरीद लिया ना, तो बेटे इसके जितनी भी बैलेंस शीट होगी उसको खत्म करना होगा। मैंने बहुत बड़ी बात बोल गया। पुरानी कंपनी, वेंडर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी की जो भी बैलेंस शीट होगी उसको हमें फिनिश करना होगा, खत्म करना होगा, क्योंकि वो कंपनी तो बिक रही है, लिक्विडेट हो रही है। तो बेटे लिक्विडेट और वाइंडिंग अप में डिफरेंस है। लिक्विडेट का मतलब है उसके जितने भी एसेट्स थे और उसके जितने भी लायबिलिटीज थी, जैसे ये बैलेंस शीट हम बनाते हैं पुराने फॉर्मेट के हिसाब से, यहाँ पर एसेट्स थे, यहाँ पे कैपिटल थी, यहाँ लायबिलिटीज थी, तो बेटे जितने भी एसेट्स होंगे उनको खत्म करना पड़ेगा। बेटे एसेट्स का तो डेबिट बैलेंस होता है, तो बेटे क्रेडिट करेंगे। और बेटे लायबिलिटीज को भी खत्म करना पड़ेगा, तो बेटे लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, बेटे डेबिट करेंगे। तो बेटे स्टेप नंबर 2 अभी कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा, स्टेप 1 और स्टेप 2, ठीक है जी। फिर मैं आ गया स्टेप नंबर 3 में, प्रिपरेशन और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। प्रिपरेशन और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। बेटे परचेजिंग कंपनी उसको अपने घर लेके जाएगी तो वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगी। और बेटे लास्ट आ सकता है स्टेप नंबर 4, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ परचेजिंग कंपनी, कि परचेजिंग कंपनी उसकी बैलेंस शीट कैसे बनाए। तो बेटे इन्हीं बातों के साथ आइए हम देखें कि पीसी कैलकुलेट कैसे होती है और कौन से स्टेप से। इतनी नॉलेज दे दूंगा, अगर आप कमर सीधी करके बैठोगे तो आप ढीले होकर बैठ गए, आपको लग रहा है कि डीवीडी फ्री की है, बेटे आपको नहीं पता इसके पीछे मेहनत कितनी हुई है। और आपको सारे कंसेप्ट कराने का मैंने एक माइंड में बीड़ा उठाया। तो आइए एक बार देखें तो सही, कमर सीधी करके ईमानदारी से पॉजिटिव नोट के साथ स्टेप नंबर 9 या कंसेप्ट नंबर 9 में हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे अगर दो कंपनीज कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग में जा रही है। बेटे ये टॉपिक फाइनल में भी है, लेकिन वहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है। वहां पर आप ये देखेंगे कि क्या एक कंपनी को दूसरी कंपनी से मर्जर या अमैलगमेशन या एब्जॉर्प्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप अभी एग्जीक्यूटिव लेवल पे क्या कर रहे हैं, डिसीजन हो गया मर्जर का, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी। तो बेटे स्टेप नंबर 1 पीसी कैलकुलेट करेंगे, स्टेप नंबर 2 entries in the books of purchasing company, step number 3 entries in the books of vendor company, ledger accounts in the books of vendor company and balance sheet। बेटे पीसी निकालने के मैं आपको कह रहा हूँ 2 ही तरीके हैं, इस दुनिया की बात कर रहा हूँ। आइए फर्क में 2 ही तरीके, 2 मेथड्स हैं, एक नेट पेमेंट मेथड और एक नेट एसेट मेथड। बेटे जब आपको पेमेंट्स गिवन हो कि भाई हम ये पेमेंट्स करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस होल्डर्स को ये पेमेंट करेंगे, इस रूप में देंगे, मतलब मोड्स ऑफ पेमेंट आर गिवन, मोड्स ऑफ पेमेंट आर गिवन एंड
to whom they are given, it is also given. जैसे concept 10, the agreed amount to be paid by purchasing company to vendor company is named as purchase consideration. And PC can be in any form. हम किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं बेटे, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, किसी भी फॉर्म में. मोड ऑफ पेमेंट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन किसको दे रहे हैं वो रिस्ट्रिक्शन है. आप पीसी जो दो लोगों को पैसे मिले, ओनर्स को, उन्हीं को ऐड करेंगे तभी पीसी आएगी. जैसे मैंने लिखा पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर्स, बेटे ये ओनर्स नहीं है, ये तो बाहर वाले हैं, क्रेडिटर्स. मैंने कहा ओनर्स दो ही होते हैं, एक इक्विटी और दूसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. इसके अलावा जिसको मर्जी पेमेंट कर दो बेटा, वो पीसी में नहीं आएगा. नहीं, पीसी में वही चीजें आएंगी विच आर बीइंग गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड विच आर बीइंग गिवन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. मोड ऑफ पेमेंट कुछ भी हो सकता है बेटे. नेट पेमेंट, नेट एसेट अभी बताया. नेट पेमेंट क्या है? In case mode of payment and along with exchange ratio, swap ratio is given. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कितने के बदले में कितने, ये भी गिवन है. तब हम क्या करते हैं, नेट पेमेंट मेथड लगाते हैं. और बेटे जैसे मैंने फेस टू फेस की क्लास में बताया, पेन ड्राइव में बताया, अभी तो एक ओवरव्यू दे रहा हूँ बेटे, इनकी गहराइयों में बताया मैंने. बेटे आप यूट्यूब के लेक्चर्स देख सकते हैं. बेटे कैसे फॉर्मेट बनाएंगे नेट पेमेंट मेथड का मैंने बताया. पेमेंट टू, पेमेंट इन, एक्सचेंज अमाउंट, टोटल, पेमेंट टू, पेमेंट टू, पेमेंट इन. पेमेंट टू का मतलब दो लोगों को पेमेंट हो सकती है, इक्विटी होल्डर्स को और प्रेफरेंस होल्डर्स. पेमेंट इन किसी भी फॉर्म में दें, कैश, इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कुछ भी, किसी भी फॉर्म में. एक्सचेंज किस रेशो में, वर्किंग एंड अमाउंट. तो बेटे पीसी कैलकुलेट करना बताया. फिर हमने तो इतने सारे क्वेश्चंस भी किए थे बेटे पेमेंट मेथड के. अच्छा, अगर आपको मोड ऑफ पेमेंट ना दिया जाए या कुछ आप कैलकुलेट ना कर पाए नेट पेमेंट मेथड, बेटे नेट एसेट मेथड लगाइएगा. और नेट एसेट मेथड में हम क्या करते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. तो बेटे ये लगाते, ये देख लीजिए. सिचुएशन 1, सिचुएशन 2. Following is the format to be prepared while calculating PC as per net asset method. All assets agreed value, otherwise book value, minus all outside liabilities agreed value, otherwise book value. Balancing figure is net assets and that is purchase consideration. आराम से बेटे, नेट का मतलब ही क्या है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. लो जी लो सर. फिर मैंने ये सारी केस स्टडीज कराई थी. फिर बताया था कि अगर शेयर फ्रैक्शंस में आ जाए तो क्या करेंगे, कैश देंगे, कैश देंगे, हम थोड़ी करेंगे. फिर मैंने कहा था अगर फ्रैक्शंस लॉट साइज हो तो क्या करेंगे. बेटे क्या बताऊं, बहुत कुछ बताया है. अब क्या बताऊं बेटे, स्वैप रेशियो मिसिंग हो तो हम नेट एसेट मेथड लगाएंगे और उसको निकालने के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी लगा सकते हैं और उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे. आओ जी आओ. अब मैं आ गया जी, बड़ा ही प्यारा सी बात बेटे. स्टेप नंबर 1 की अकाउंटिंग रिलेटेड हो गई. मैंने पीसी के ऊपर 5-6 क्वेश्चंस अपनी बुक में दिए, कराए थे फेस टू फेस, पेन ड्राइव में भी है, और या तो आप यूट्यूब से देख लीजिए. तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी इन केस ऑफ अमालगमेशन इन टाइप ऑफ परचेज मेथड. तो बेटे जैसे मैंने बताया था, आप पहले हाई कोर्ट से अप्रूवल लेंगे और फिर आप इफेक्टिव डेट ऑफ अमालगमेशन बताएंगे. तो बेटे जब परचेजिंग कंपनी उससे परचेज करती है तो सबसे पहले जब अप्रूवल मिलता है तो वो बेटे बिजनेस को खरीद लेते हैं. तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट किससे ले रहे हैं, लिक्विडेटर से, डायरेक्टर से नहीं. तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी. लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी से हम वो ले लेंगे. एंट्री 2, व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर देयर ऑन इफेक्टिव डेट. जब हम इफेक्टिव डेट में एसेट्स और लायबिलिटीज को ले लेंगे, कौन लेगा, बैंक, परचेजिंग कंपनी. तो अभी हम किसकी बुक्स में एंट्री पास कर रहे हैं, परचेजिंग कंपनी. तो बताइए, मुझे बताइए. एक बच्चा कहता क्या बताना है, हाँ बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ.
बेटे एक है परचेजिंग कंपनी और बेटे एक है वेंडर कंपनी। बेटे वेंडर कंपनी अपने वजूद को खत्म कर रही है, उसके पास जितने भी एसेट्स थे वो बड़ा ट्रक बुला रही है। बेटे ये ट्रक देखा है आपने जिसमें गाड़ियां चल रही, गाड़ियां जाती हैं हाईवे में, देखा होगा, ये ड्राइवर बैठा है। बेटे सारे एसेट्स इस ट्रक में रखे जा रहे हैं, सारे एसेट्स बेटे इस ट्रक में रख रहे हैं। इतने वर्षों के एसेट्स बेटे मुंशी बेचारा नोट कर रहा है कौन सा एसेट जा रहा है, कितने का जा रहा है। कुछ लायबिलिटीज बेटे ये टायरों में चिपक गई, ये लायबिलिटियां जा रही है। बेटे ये ट्रक का ट्रक कहाँ चल पड़ा, कहाँ चल पड़ा बेटे, परचेजिंग कंपनी के घर चल पड़ा। अब जैसे ही परचेजिंग कंपनी के घर पहुंचा तो ड्राइवर ने कहा पोपो पोपो, और बेटे जितना भी ट्रक में एसेट्स थे वो लायबिलिटीज थी उनको उतारा गया। तो बेटे 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 जितने एसेट्स जिस वैल्यू पे लिए बेटे इसका मुंशी क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। क्या है रिकॉर्ड कर रहा है, एसेट्स अकाउंट डेबिट एट एग्रीड वैल्यू, और अगर एग्रीड वैल्यू नहीं दी तो बुक वैल्यू टू लायबिलिटीज, एग्रीड वैल्यू और पेबल वैल्यू टू बिजनेस परचेज। क्योंकि बेटे हमने बिजनेस परचेज पहले डेबिट कर दिया था, पहले जब अप्रूवल मिला था तो हमने एंट्री पास की थी, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ये पहली एंट्री, बेटे ये दूसरी एंट्री। अब बेटे होता क्या है कि कई बार मैं पीसी ज्यादा दे देता हूँ और उसके बदले में नेट एसेट्स कम मिलते हैं, जैसे हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में किया था। अब मैं जब पीसी ज्यादा दे रहा हूँ और मुझे उसके बदले में एसेट्स कम मिल रहे हैं तो बेटे मेरे को कैपिटल लॉस हो गया। तो बेटे उसको हम कहते हैं गुडविल। क्या कहते हैं, गुडविल। और बेटे कई बार क्या होता है मैंने पेमेंट कम की और एसेट्स भरमार मिल गए, उससे ज्यादा मिल गए, तो हम उसको कहते हैं कैपिटल रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना बेटे। तो यही बात की मैंने आपके सामने रखी थी और इसकी स्लाइड्स दिखाई थी बेटे। तो देखो जी पहली एंट्री बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, सेकंड एंट्री देखिए बेटे, सेकंड एंट्री व्हेन एसेट्स सेंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सेंड्री मतलब सारे एसेट्स का नाम रख देंगे, कौन सा मुंशी कर रहा है, परचेजिंग कंपनी का मुंशी कर रहा है। गुडविल अभी बैलेंसिंग फिगर आएगी बेटे, टू सेंड्री लायबिलिटीज, टू बिजनेस परचेज, टू कैपिटल रिजर्व। या तो कैपिटल रिजर्व होगा या गुडविल होगी, दोनों नहीं होंगे बेटे। एक ही बगीचे में या तो नेवला रहेगा और या सांप रहेगा, दोनों नहीं रह सकते। तो इधर गुडविल विल बी देयर और कैपिटल रिजर्व, या तो रामलाल पास होगा सीएस में या फेल होगा। ये नहीं कह सकता कि पास भी हो गया फेल भी हो गया, नहीं बेटे। तो नीचे बेटे मैंने टू डिवेंचर होल्डर्स, टू क्रेडिटर्स, टू अदर लायबिलिटीज एग्रीड वैल्यू लिखी है, ये तो बुक वैल्यू आएगी। तीसरी एंट्री, अब परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के लिक्विडेटर को परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट कर देगी। तो कहेगी लिक्विडेटर वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंशियल कैपिटल, टू दिस टू दिस टू दिस। चेक करिए, कई बार शेयर्स प्रीमियम पे इशू होंगे तो वो एंट्री करेंगे। अब बेटे आप ये बताओ, कई बार इतना कुछ करने के लिए लिक्विडेटर को पैसे लगेंगे, ट्रक के पैसे लगेंगे, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और बेटे अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसके हैं, वेंडर कंपनी के, कौन दे, अगर कौन दे, परचेजिंग, तो इसका मतलब वेंडर की गुडविल रही होगी और परचेजिंग कंपनी के कैपिटल लॉसेस है, तो बेटे गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक। और फिर लास्ट में बेटे पेमेंट कर देंगे। और स्टैट्यूटरी रिजर्व की बात मैं भी करूंगा, अभी आप लिख लें, अभी आप देख लें, मैंने ये कराई थी फेस टू फेस में। कई बार बेटे वेंडर कंपनी के और परचेजिंग कंपनी के कॉमन एसेट्स और कॉमन लायबिलिटीज होती है, तो उनको नलीफाई करने के लिए हमने बेटे एंट्री पास की थी। फिर तो नॉर्मल एंट्री था। अब मैं आ गया बेटे वेंडर कंपनी, जो हीरो थी अब जीरो हो जाएगी बेटे, जो हीरो थी अब जीरो होगी। क्यों बेटे, उसको खरीद लिया ना किसी ने, तो उसने ट्रक बुलाया, सारे एसेट्स दे दिए। बेटे आपको मालूम है
आपने पार्टनरशिप फर्म में डिसोल्यूशन किया, डिसोल्यूशन बेटे, ए बेटे, डिसोल्यूशन में आपने एक अकाउंट बनाया था, रियलाइजेशन अकाउंट बेटे, उसमें सारे एसेट्स और उसमें सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर की थी, याद है? आ रहा है? बस बेटे आपको यहाँ भी याद आ रहा होगा। मान लेते हैं वेंडर कंपनी की ये बैलेंस शीट है जिसको लिक्विडेट होना है, मैंने ओल्ड फॉर्मेट से बनाई है, टेंशन मत लें, समझना है मेन फॉर्मेट हम कंपनी का 2013 में ही बनाई। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि उसके जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, उन सभी की पेमेंट रियलाइजेशन होगी और हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है जी। तो आप चेक करिए, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो बेटे क्रेडिट करेंगे, चेक करो प्लीज, एक बार चेक करो। बेटे ये मैंने अभी गया था, ये नई बुक्स आई है बेटे हमारे, आप हमें बधाई दीजिए। देखिए ऑडिटिंग की किताब आ गई बेटे, क्वेश्चन आंसर की, डायग्राम भी है, फ्लो चार्ट्स भी है मेरे बेटे, ये एफएम की थ्योरी और 101 डायग्राम आ गई बेटे, ये किताब आई। तो बेटे ये कंपनी अकाउंट की किताब आ गई, और बेटे ये हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की किताबें आ गई। इस बार हम सीडी भी दे रहे हैं बेटे, सीडी की रिकॉर्डिंग तो कर ही रहा हूँ। तो बेटे ये सभी कुछ आ गया और सिर्फ आप ही के लिए प्रिपेयर किया बेटा, इतना कुछ अगर आया है तो आपके लिए आया बेटे, मैं रख के आता हूं बेटे। तो बेटे बैलेंस शीट ऑफ वेंडर कंपनी को अब हमें खत्म करना है, तो बेटे एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट कर देंगे, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, बेटे आप बताओ बुक वैल्यू पे करेंगे या एग्रीड वैल्यू पे? बेटे जिस वैल्यू पे बैलेंस शीट में आ रहे होंगे उसी में करेंगे, आप मेरी बात समझ लीजिए, जिस वैल्यू पे बैलेंस शीट में आ रहे होंगे उसी में करेंगे। तो बेटे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू 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 एसेट्स एट बुक वैल्यू, तो सारे एसेट्स खत्म हो गए। अब रही लायबिलिटीज, तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, उनको डेबिट कर देंगे, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एट बुक वैल्यू। अब क्या बच गया? एसेट्स उड़ गए, लायबिलिटीज उड़ गई, इक्विटी शेयर कैपिटल बच गया, रिजर्व्स बच गए। पिक्चर बनाइए, विजुअलाइजेशन कीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्योंकि बेटा उसका क्रेडिट बैलेंस है, रिजर्व्स को डेबिट बेटे क्रेडिट बैलेंस है, टू इक्विटी जो होल्डर्स अकाउंट, याद है वहां पे हम कैश अकाउंट बनाते थे, तो टू इक्विटी जो होल्डर्स अकाउंट। उसके बाद बेटे बेटे प्रेफरेंशियल कैपिटल है तो उसको ट्रांसफर कर देंगे, प्रेफरेंशियल कैपिटल टू प्रेफरेंशियल होल्डर्स अकाउंट। अब आप सोचिए बैलेंस शीट खत्म हो चुकी है, हाँ अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में, तो जितने सुख हैं और जितने दुख हैं कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। एंट्री देखिए बेटे, यही बातें बताई थी, फिर मैंने बताया था ये प्रोविजंस क्या होती है, सब बता दिया था। उसके बाद बेटे हम उसको पीसी को ड्यू करेंगे क्योंकि हमने एसेट्स और लायबिलिटीज दी है। तो बेटे क्या परचेजिंग कंपनी पर्सनल अकाउंट है, परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, फिर उसे पीसी से रिसीव कर लेंगे, कैश डेबिट, शेयर्स डेबिट, दिस डेबिट, दैट डेबिट टू 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 परचेजिंग कंपनी। और उसके बाद बेटे रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, ये सारी बातें बेटे हमने सीखी थी। इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय वेंडर कंपनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बेटे याद आ रहा? फिर लास्ट में क्या होगा, लिक्विडेटर को जो पीसी मिली हुई है वो पेमेंट कर देगी। पेमेंट किस किस को होगी? प्रेफरेंशियल होल्डर्स, इक्विटी होल्डर्स को, प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी उसको देना है, जो भी देना है, प्रेफरेंशियल होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू जो भी पेमेंट मिली है बेटे। और लास्ट में बेटे हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, तो रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट भी दे दिया, क्या क्या नहीं किया बेटे। फेस टू फेस पेन ड्राइव की क्लास में हमें कम से कम 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक इक्विटी होल्डर्स अकाउंट और एक रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक
है जी। तो बेटे ये बताया था फिर मैंने, फिर उसके बाद मैं आगे चल पड़ा था और मैंने कहा था कि आप प्लीज बेटे एक बार ये चेक कर लो कि हमने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग में मैंने फेस टू फेस पे पेन ड्राइव की क्लासेस में क्या क्या कराया था। जैसे पहला था व्हाट इज द मीनिंग और इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग। कंसेप्ट 2, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कंसेप्ट 3, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग इन केस ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन में फिर बताया था अमेलगमेशन। 4, 5, 6 जरा चेक कर लीजिए मेरे बेटे, मैंने कहां तक करा दिया बेटे। कंसेप्ट नंबर 11 मेथड फॉर कैलकुलेटिंग पीसी। कंसेप्ट नंबर 12 नेट पेमेंट मेथड। कंसेप्ट नंबर 13 नेट एसेट मेथड। कंसेप्ट नंबर 14 केस स्टडीज। कंसेप्ट नंबर 15 ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्शंस। बेटे ये सारी बातें मैंने अभी अभी बताई और मैं भूपेश आनंद कहना चाह रहा हूं कि अगर आप ये सभी 44 के 40 कंसेप्ट करके चले जाते हैं, दुनिया की ताकत नहीं कोई एग्जामिनर की जो आपका गलत हो जाए। बेटा आप जरूर चेक करें कि क्या आपने सारे कंसेप्ट किए हैं या नहीं। तो मैं अभी आगे चल रहा हूं। मैंने आपको अभी तक क्या बताया, पीसी कैलकुलेट करते हैं, पीसी के बाद परचेजिंग कंपनी एंट्रीज कैसे पास करती है, फिर वेंडर कंपनी क्या करती है, फिर अकाउंट्स कैसे बनते हैं, अब बैलेंस शीट कैसे बनती है परचेजिंग कंपनी की। बेटे परचेजिंग कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करेगी, शेड्यूल 3। और बेटे आपको मालूम है शेड्यूल 6 गलत लिखा है यहाँ पर, रिवाइज शेड्यूल 6 गलत है बेटे, प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटे। पहले शेयर होल्डर फंड, उसके बाद बेटे नॉन करंट लायबिलिटीज, वहां पे नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ये बेटे फाइनल अकाउंट्स में आपने देखा ही। फिर बेटे मैंने बताया कि अमेलगमेशन दो तरह की होती है, एक होती है अमेलगमेशन इन टाइप ऑफ मर्जर और एक होती है अमेलगमेशन इन टाइप ऑफ परचेज। इन टाइप ऑफ मर्जर, इन टाइप ऑफ परचेज। बेटे कई बार ऐसा भी तो होता है कि दो कंपनियां मिलके काम करना चाहती हैं, एक कंपनी भी टायर बना रही है, दूसरी कंपनी भी टायर बनाती है, इसकी 60% फैक्ट्री यूटिलाइज हो रही है, इसकी 30% यूटिलाइज हो रही है, बाकी रिसोर्सेज ऐसे ही पड़े हैं, ये भी रेंट दे रहा है, ये भी रेंट दे रहा है, ये भी सैलरीज दे रहा है एम्प्लॉइज को, ये भी दे रहा है। ये दोनों बेटे मिलके अगर काम करें तो फैक्ट्री बेस्ट यूटिलाइज हो, कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो। तो बेटे कई बार क्या होता है, दो कंपनीज मिलकर काम करती हैं अपनी इच्छा से, उसको बोलते हैं बेटे अमेलगमेशन इन टाइप ऑफ मर्जर। तो मैं भूपेश आनंद आपको ये कहने जा रहा हूं कि अभी तक जो भी अमेलगमेशन हमने की थी, इट इज अमेलगमेशन इन टाइप ऑफ परचेज। अब जो करने जा रहे हैं बेटे मर्जर। बेटे मर्जर अगर है ना तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 एप्लीकेबल है और बेटे उसमें दो मेथड्स है परचेजिंग कंपनी में, याद है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड परचेज मेथड। बेटे परचेज मेथड में अभी जो कराया वो परचेज मेथड ही तो था बेटे। उसमें एंट्री नंबर 2 में जो डिफरेंस आता है बेटे वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व है। और बेटे अगर 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 ये मर्जर है तो बेटे एंट्री नंबर 2 में जो डिफरेंस आएगा ना वो प्रॉफिट एंड लॉस जर्नलिज्म में जाएगा, क्योंकि ना तो हम कुछ खरीद रहे हैं ना कुछ बेच रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं। और बेटे स्टैट्यूटरी रिजर्व का पॉइंट ध्यान रखना। लो जी 5 कंडीशंस कौन सी हैं, अगर आप ये 5 कंडीशंस पूरी कर दो तो मैं कहूंगा कि आप मर्जर हो। एक बच्चा कहता है जी मर्जर से फायदा क्या है। हाँ बेटा बहुत फायदा है बेटे, जब एसेट्स और लायबिलिटीज आप खरीदेंगे उसका डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे तो वो रेवेन्यू नेचर मानेंगे हम। तो बेटे डिविडेंड रेवेन्यू से दिया जाता है, बट अगर परचेज मेथड देखें तो वहां तो डिफरेंस गुडविल और कैपिटल से मान रहे हैं, तो वो तो कैपिटल नेचर का है। तो बेटा देखिए ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज। Condition 2, 90% of equity holders of vendor company should become equity holders of purchasing company. Purchasing company should discharge all in equity shares. बेटा सब कुछ इक्विटी शेयर्स में डिस्चार्ज करना चाहिए, कैश दे सकते हैं अगर फ्रैक्शंस हो। सेम टाइप ऑफ बिजनेस शुड बी कैरिड ऑन and book values of assets and liabilities of transfer company should be taken over by transfer। तो बेटे अगर 5 पांडव थे, कुंती माता के 5 पुत्र, अगर आप ये 5 बातें पूरी कर दें तो मेरे दोस्त
आप मर्जर हो गए, और मर्जर हो गए तो वेंडर कंपनी की तो कोई दिक्कत नहीं, वही ट्रीटमेंट होगी, लेकिन पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के नाम से आपको एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। पहली एंट्री क्या होगी, चेक कर लें, बिजनेस मर्जर होगी, हाई कोर्ट का जब अप्रूवल मिलेगा, वहां पे क्या था, बिजनेस परचेस, तो बिजनेस मर्जर टू लिक्विडेटर वेंडर पीसी, फिर ऑल एसेट्स एट बुक वैल्यू, वहां पे थी एग्रीड वैल्यू, टू ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू, वहां पे थी पेबल वैल्यू, टू बिजनेस मर्जर। और बेटे डिफरेंस जो आएगा ना, अच्छा टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स भी आएंगे, ऑल रिजर्व्स, क्योंकि बेटे मर्जर में हम एक दूसरे को खरीद नहीं रहे, मिलके काम करना, मिलके काम करने की भावना है, मिलके काम करने की भावना है, मिलके काम करने की भावना है, इसलिए जो डिफरेंस है वो जर्नल्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। पेमेंट डेट, अब जब हम पेमेंट कर देंगे तो लिक्विडेटर वेंडर कंपनी टू इक्विटी शेयर्स, अब बेटे इसमें फॉर्म ऑफ पेमेंट इक्विटी शेयर से हो सकती है, तो देख रहे ध्यान से जरा, टू इक्विटी शेयर्स, टू प्रेफरेंस शेयर्स, टू डिवेंचर्स, ऑन कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हम कर चुके हैं बेटे। बेटे देख लीजिए, आपको मैं ऐसी दुनिया से लेके चल रहा हूँ जहां आज तक आपने कुछ किया ही नहीं बेटे। आइए जी, आइए मैं एक बार और बता दूं कि मैंने थ्योरी के क्वेश्चंस भी कराए, थ्योरी भी बताई, और बेटे क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर कहाँ कहाँ पे आया बेटे वो भी बताया। तो प्लीज आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग पूरा कंप्लीट करके जाएं तो बेटे ज्यादा खुशी मिलेगी। अभी बेटे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बताना है, एक गाना बार बार आ रहा है बेटे, आप कहें तो गाना दिखा दो, बोलो बेटे, ये लो 1 मिनट के लिए देख लो। कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करके दिखाइए। कुछ करिए, कंपनी कार्ड में 80 प्लस लेके आइए, चेक दे कंपनी अकाउंट्स। बेटे आपको सच में ये चक दे काम करना है, और मैं पहले आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बातें कर दूं बेटे। अच्छा चलिए पहले एक्विजिशन ऑफ बिजनेस करते हैं। अब बेटे मैंने आपको अभी अभी बताया कि एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को खरीदती है तो उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। बट बेटे ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कंपनी सोल प्रोप्राइटर को खरीद ले या पार्टनरशिप को खरीद ले, तो बेटे वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ही नहीं होगा, मतलब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर उस कंपनी के लिए तो होगा बेटे, इसका नाम होगा एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। बेटे सब कुछ वही है, सारे एसेट्स ले लेगी, सारी लायबिलिटीज ले लेगी, पीसी दे देगी। बेटे देखो ना, मैंने आपके सामने स्लाइड्स प्रिपेयर किए, कितनी बढ़िया स्लाइड्स है बेटे, आप देखो आगे चलेंगी नहीं बेटे, ये लो। तो बेटे इसमें भी when existing corporate entity acquires the business and when newly formed company acquires the business, ठीक है जी। तो बेटे मैंने ये कंसेप्ट्स भी कराए, इसके ऊपर भी 2-3 क्वेश्चंस कराए, पीसी क्या बताया, पीसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसके बाद एंट्रीज बताई। बेटे वही पेमेंट है, कई बार आप जब बिजनेस खरीदते हैं सोल प्रोप्राइटर से या पार्टनरशिप से, तो आप बेटे पीसी पे नहीं करते, लेट पे करते हैं, तो उसमें बेटा इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, और बेटा वही एंट्रीज आप चेक करिए, एसेट्स डेबिट टू दिस टू वेंडर्स। बेटे सारा तो बताया, सारा तो बताया। अब लास्ट कंसेप्ट की तरफ हम चल रहे हैं, और बेटे उस कंसेप्ट का पता क्या नाम है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आइए जी एक बार हम सब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाए, और स्लाइड वो खुली नहीं बेटे, बेटे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आगे जी।
अब मैंने कहा, मैंने अभी तक अमेलगमेशन बता दिया, एब्जॉर्प्शन बता दिया, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बता दिया, अमेलगमेशन इन परचेज बता दिया, अमेलगमेशन इन मर्जर बता दिया, पीसी कैलकुलेट करना बता दिया, एंट्रीज इन परचेजिंग कंपनी, एंट्रीज इन वेंडर कंपनी, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। ये तो था सारा लिक्विडेशन का सिनेरियो। फिर मैंने याद है आपको बिगिनिंग में बताया था, corporate restructuring can be divided into two parts, when there is liquidation and when there is no liquidation। और नो लिक्विडेशन में डीमर्जर था, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन था। अब बेटे डीमर्जर हमारे कोर्स में नहीं है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। जब आपको लग रहा है कि आप बीमार हो चुके हो, एयर इंडिया बीमार हो चुकी है, उसके लॉसेस ह्यूज हो गए, ह्यूज एक्यूमुलेटेड लॉसेस है बेटे, फिक्स एसेट्स नाम के रह गए, देनदारी बढ़ती जा रही है, लेनदारी है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू खत्म हो चुकी है। अगर इतनी सारी चीजें होंगी तो बेटे वो तो कंपनी मरी जाएगी, मर जाएगी बेटे। आप मुझे बताइए, जनरल मोटर्स अमेरिका की कंपनी मर गई, यूएसए की गवर्नमेंट ने उसको पता नहीं कितनी बार सब्सिडी दी। तो बेटे अंदर से पंपिंग करते हैं। सरकार को अगर ऐसा लगता है कि ये कंपनी अगर लिक्विडेट हो गई, खत्म हो गई, तो कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, कितने लोगों को रोजी रोटी जो मिल रही थी वो नहीं मिलेगी। बेटे उन सभी बातों के लिए कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ बॉडीज बना दी है बाइफर करके, तो वो इस कंपनी को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने की मेहनत करेंगे। अब बेटा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आप पहले डॉक्टर को बोलते हो मेरी आंख खराब, मेरा हाथ खराब, मेरा ये खराब, मेरा वो खराब, मुझे बुखार, सारी बातें आपका डॉक्टर सुनता है। फिर डॉक्टर आपकी आंखें टेस्ट करता है, आपके नाक टेस्ट करता है, कान टेस्ट करता है, फिर देखता है कि आपको दवाई की जरूरत है भी या मार डालें। बेटे मुन्ना भाई देखी थी, मुन्ना भाई एमबीबीएस, वो एक पेशेंट जो इतने सालों से बोल ही नहीं रहा था, तो बेटे बाइफर के पास आप एप्लीकेशन देंगे या पहले आप हाई कोर्ट में जाएंगे, तो बेटे हाई कोर्ट को बताएंगे कि सर हम तो लुट गए, मर गए, खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। बेटे फेस टू फेस की और पेन ड्राइव की लेक्चर्स में मैंने 2-3 लेक्चर्स इस टॉपिक के रखे हैं। तो बेटे जब हाई कोर्ट अप्रूवल दे देती तो फिर बाइफर के पास जाएंगे, और फिर बाइफर अगर अप्रूव कर दे कुछ पैसे देने को, तो वो आपसे कहेंगे भाई आप कितना कंट्रीब्यूट करोगे, आप कितने रेशो करोगे। तो बेटे उसी का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आप जरा देखिए बैलेंस शीट, फिक्स एसेट्स देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग देखिए, पास्ट ईयर लॉसेस देखिए, ह्यूज लॉसेस है। बेटे लॉस खत्म हो गए, बेटे कंपनी बर्बाद हो रही है, कंपनी बर्बाद हो चुकी है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, अगर इस कंपनी को या तो मार दें और अगर चलाना है तो बेटे ब्लड देना पड़ेगा। और ब्लड कैसे देंगे बेटे, इसको फाइनेंशियली गुड कैसे करेंगे? आइए, वहां से जरूरत होती है बेटे नीड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो बेटे याद आ रहा है, इक्विटी होल्डर्स कुछ दान दे देंगे, डिबेंचर होल्डर कुछ कहेंगे भैया ठीक है, भाग तो चोर की लंगोटी काफी है, ले लो हमारे से, खुद माफ कर देंगे ये सब। और बेटे हम एक फंड बनाएंगे, उसका नाम होगा कैपिटल रिडक्शन फंड, उसमें डालते जाएंगे, फिर वहां से सारी चीजें ठीक करेंगे और जो डिफरेंस बचेगा उसको कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। बेटे याद है, देखो ना बेटे, देखो ना, ये देखो बेटे, हॉस्पिटल में पेशेंट है उसको ठीक कर रहे हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मकान टूटा हुआ बेटे खत्म कर रहे हैं। बेटे कंपनी वही है, सब कुछ वही है, पहले थकी हुई पुरानी लग रही थी, अब ब्यूटी पार्लर से उसको बाहर लेकर आए, नई दुल्हन लग रही है बेटे। तो बेटे इन सभी बातों के लिए फिर हम बैड बैलेंस शीट, गुड बैलेंस शीट, हु बेयर्स द लॉस बताया था बेटे। इक्विटी होल्डर्स विल बेयर, घर वाले बियर करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स विल आल्सो बेयर, प्रेफरेंस शेयर विल आल्सो बेयर। अब आप सोच रहे होंगे क्यों बियर करेंगे, मैंने फेस टू फेस में बताया था ना बेटे कि जब पता चल रहा है कि 100 रुपए मिलने ही नहीं है तो अपने हाथ से कहो नहीं लेने यार, 10 तो मिल जाए। तो बेटे फिर मैंने स्टेप्स बताए थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो मैं अब आपको बताने लगा कि बेटे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में स्टेप्स क्या क्या होते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व इन केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं कि भाई हमारे लॉसेस हैं कितने,
हमें बीमारियां कौन कौन सी हैं, सारी बीमारियां लिख देते हैं, सारे दुख लिख देते हैं कि बेटे हाई कोर्ट में देना होता है। और फिर ये भी लिख देते हैं कि हमारे को इतनी बीमारी है तो हम इसमें हम कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, इक्विटी होल्डर्स कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, प्रेफरेंस होल्डर्स कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, डिवेंचर होल्डर्स कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये स्टेटमेंट बेटे उनकी मीटिंग्स बुलाने के बाद दी जाती है। तो बेटे स्टेप 3, अब डायरेक्टर्स कहेंगे भाई हमें जीवन दान मिलना चाहिए, और वो रीजंस लिखेंगे जीवन दान क्यों मिलना चाहिए। अगर जीवन दान मिलना चाहिए तो हाई कोर्ट उनका केस रेफर कर देगी बाइफर में, और उसके बाद अप्रूवल्स होंगे, और अप्रूवल्स के बाद बेटे एंट्रीज होंगी, और एंट्रीज मैंने कराई हुई है, आप देख लीजिए। लायबिलिटी कम हो तो डेबिट करते हैं, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करते हैं, ये बात तो बेटा पता ही है आप सबको। तो बेटे उसके बाद हम आगे चलते, प्रॉफिट हो तो रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट, फिर हम क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना देते हैं, और फिर एंट्रीज पास करते हैं। बड़ी सिंपल सी एंट्रीज है बेटे, लॉजिक है, कोई मुश्किल है ही नहीं, इतनी मेहनत की आपकी फेस टू फेस की क्लासेस में। और लास्ट में बेटे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते हैं, और जो भी डिफरेंस होता है बेटे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा लंबा है, इसलिए शायद आपको लगा होगा कि मैंने कुछ कम बताया है, लेकिन बेटे क्योंकि ये क्लास रिविजनरी है तो मुझे रिवीजन करानी थी, रिफ्रेश करना था आपको, कि आपको जो भूल गई है बातें याद कराऊं। मैं समझता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो 100% बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल जरूर करेंगे बेटे। मैंने बड़ी मेहनत की आप लोगों के लिए कि रिकॉर्डिंग रूम में जाकर आपके लिए रिकॉर्ड किया है। प्लीज बोलो ना, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। मिलते हैं बेटे, अभी कुछ और वीडियोस भी हैं जिसके लिए मैं आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल मिलेंगे बेटे।